हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी है उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाता है और प्रोवाइड करते हैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 10th केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स, उस 4th चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी? जो चैप्टर एंडिंग में आपकी जो बैक एक्सरसाइज आप जिसको बोलते हो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हर टीचर बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पेपर बनता है, उसके बाहर पेपर नहीं जाता, लेकिन उसके सोल्यूशन कोई नहीं बताता सिवाय मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। यानी अभिषेक अग्रवाल के साथ आपको मिलेगा पूरे सॉल्यूशंस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, पूरी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट चेंज will you observe if you test soap with litmus paper red and blue? अगर आप सोप सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे लिटमस पेपर में तो लिटमस पेपर 2 कलर का होता है, रेड और ब्लू, क्या उनमें चेंजेस मिलेंगे? इसका मतलब वो कायदे में ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया जो सोप सॉल्यूशन है, जो सोप है वो किस नेचर का है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, सोप आपका एल्कलाइन नेचर का है। सर आपको कैसे पता? मतलब मैं तो टीचर हूं तो मुझको तो पता ही होगा। सर हाँ ये तो सही बात है, लेकिन सर आप हमको बता दो, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो टीचर नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं। याद करो सपोनिफिकेशन रिएक्शन, उसमें मैंने तुमको सोप बनाना बताया था कि भैया सोप बनता कैसे कैसे बनता है। देखो C17H35COOH ले लो, ये तुम्हारे पास एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड। हालांकि ये 17 कार्बन जरूरी नहीं है 17 हो, 17 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 18 19 20 बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। जितना कार्बन होंगे उतनी सोप की क्वालिटी अच्छी होगी। और COH तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। मतलब ये एक कायदे में देखा जाए तो ये एक एसिड है, हालांकि इट्स अ वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। और ये मैं बता चुका हूं एसिड और बेस में चैप्टर में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब कमजोर एसिड होते हैं, वो सब वीक एसिड होते हैं। तो भैया ये जो एसिड है ये तुम्हारा वीक एसिड है। अब क्या करना है? इसमें ऐड करना है हमको बेस, बोले तो NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करना है? अब रिएक्ट करवाना है कुछ। ये H को भेज दो OH के साथ, H2 बना लेगा, Na आ जाएगा यहां पर। क्या बन गया? C17H35COO along with H2O। पानी को जान दो भाड़ में, मुद्दा तो ये कि ये चीज बन गई अपनी क्या? सोप। ये हो गया सोप। अब ये चीज तो तय थी कि जो एसिड और बेस से बने वो चीज एक सॉल्ट होती है। तो ये बात तो सही है कि सोप एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? भैया एसिड जो है वो वीक एसिड यूज किया है और जो बेस यूज किया है वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है। तो हमने यूज किया एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, और बेसिक कैरेक्टर होंगे तो भैया सॉल्ट हो जाएगा आपका बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट। इसलिए मैंने आपको क्या बोल दिया कि भैया जो सोप है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन का है। कौन से सॉल्यूशन का है? एल्कलाइन। इसलिए मैंने आपको इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन बता दिया। अब आप बोलोगे सर बेस और एल्कलाइन एक ही चीज होते हैं? जितने भी पानी में घुलने लायक बेस होते हैं वो सब एल्कलीज होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ये बात जहां पर आप ये क्वेश्चन लिखो उसके ऊपर स्टार बनाकर लिख लेना। हालांकि ये बात मैंने आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स पे लिखवाई भी है, लेकिन दोबारा लिख लेना। क्या लिखना है? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। इनको एल्कलीज बोलते हैं। तो ये जो सोप है, बेसिक सॉल्ट है, ये पानी में डिसॉल्व भी होता है। हमें पता है ना, सोप का क्लीनिंग एक्शन पानी के अंदर ही मिलता है, पानी में घुल जाता है मतलब। तो ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ। सॉल्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, पानी में घुल जाता है, एल्कली के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब भैया बेस का एक्शन लिटमस पेपर पे क्या होगा? कुछ नहीं, आप रेड लिटमस पेपर दे दो,
तो ये रेड को बेस, रेड लिटमस को कोई भी बेस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? ब्लू लिटमस में। मतलब रेड लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा सोप सॉल्यूशन की मदद से, बाय एडिंग सोप सॉल्यूशन। by adding soap solution. So whenever you add soap solution, जितने भी रेड लिटमस पेपर होगा वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, मतलब जो रेड लिटमस पेपर होगा वो रेड लिटमस पेपर अपने आप को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। सो द रेड लिटमस पेपर विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर हो गया? ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड जो हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि साबुन जो है वो एल्कलाइन सोल्यूशन है। और एल्कलाइन सोल्यूशन क्यों है, ये हमने रिएक्शन देख ली इसकी। तो इस वजह से इसको क्या मानते हैं? एक एल्कलाइन सोल्यूशन मानते हैं, एक बेसिक सोल्यूशन मानते हैं। और बेस लिटमस पेपर पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू ही रहने देता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Next question. What is hydrogenation and what is the industrial application? हाइड्रोजनेशन क्या है और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, हमें यह समझना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पहली बात तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजनेशन is basically addition of hydrogen molecule to the unsaturated hydrocarbon to convert it into saturated hydrocarbon, to convert it into saturated hydrocarbon. That's it. क्या है हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजन को ऐड कर देना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड कर देना। अब एडिशन किस पर होगा भैया? जहां पर अनसेचुरेशन होगा। अनसेचुरेशन बोले तो जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्योंकि वो बॉन्ड बने ही मल्टीपल इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन की कमी रही होगी। अब आप मल्टीपल बॉन्ड्स को क्या कर दो? मल्टीपल बॉन्ड्स को आप दे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐड कर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? जैसे ही आप मल्टीपल बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करोगे वो सेचुरेट हो जाएंगे, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर अपने आप को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन आ गया तो नए बॉन्ड उनके साथ बना लिया और अपने बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड बनाए थे उनको खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं कि अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरीके से ये हाइड्रोजन के एडिशन पर हुआ है। इसी चीज को हम हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इंडस्ट्री में ये चीज कहां यूज होती है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये चीज इस्तेमाल होती है वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि बच्चों जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। वेजिटेबल ऑयल जो रहता है वो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दिस इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जैसे ही उसको आप क्या करोगे? हाइड्रोजन गैस दोगे, हाइड्रोजन गैस इस पर ऐड कराओगे तो ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वेजिटेबल घी जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
वेजिटेबल फैट में, जिसको आप घी बोलते हो, उसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन हाइड्रोजन ऐड कैसे होगी? हाइड्रोजन को आपको किसी मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब करके लाना होगा, और वो मेटल जनरली पीटी यानी कि प्लैटिनम, पीडी यानी कि पैलेडियम, या फिर निकल में से कोई एक मेटल होगा यानी कि एनआई। तो पीटी प्लैटिनम, पीडी पैलेडियम, एनआई निकल, इन तीन मेटल में से कोई एक मेटल होगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बैठ कर आएगी और वेजिटेबल ऑयल में ऐड हो जाएगी और अपने आप को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर लेगी, वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट कर लेगी, जिसको आप घी बोलते हो। तो ये इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, क्योंकि जो घी है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दिस इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जो वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो वेजिटेबल फैट यानी कि घी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है जब आप उस पे हाइड्रोजन को ऐड करते हो, यानी कि जब उसका हाइड्रोजनेशन करते हो। और हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको कुछ मेटल पर एब्जॉर्ब करना है, जिनके पास बहुत अच्छे से पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे से छेद होते हैं जिस पर हाइड्रोजन गैस बैठ सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। ऐसे मेटल्स होते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। पूछा भैया इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन कर सकता है। अब देखो बच्चों, एडिशन रिएक्शन के लिए आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए। अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स रखने वाला। तो भैया अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपने ऊपर एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड से खत्म होकर सिंगल बॉन्ड में आना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों बनाए होंगे? जब एटम्स जरूरत से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब जितनी जरूरत है उतने नहीं होंगे, और इसीलिए उनको आपस में क्या करने की जरूरत पड़ी? उनको आपस में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी। तो यहां पर आप क्या करोगे? मल्टीपल बॉन्ड्स अगर हैं तो उनको कुछ एटम्स ऐड करने के लिए दे दोगे, और जब वो एटम्स ऐड करेंगे तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स खत्म होकर अपने आप को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो वापस से अपने आप को क्या बना लेंगे? वापस से वो अपने आप को सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। डबल के साथ भी कर सकते हो, ट्रिपल के साथ भी कर सकते हो। तो ये एडिशन रिएक्शन है, और इसमें डबल का फॉर्मूला यानी कि एल्कीन होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। और एक होगा ट्रिपल वाला, जिसको आप एल्काइन हाइड्रोकार्बन के फैमिली मानते हो, एल्काइन फैमिली मानते हो। तो वो एल्काइन भी क्या कर सकता है आपका? वो एल्काइन भी आपका ऐड कर सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये तीनों क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो CnH2n और CnH2n-2 ये दो फॉर्मूले जिसके पास भी होंगे, वो वाला हाइड्रोकार्बन इनमें से एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर सकता है, मतलब एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है वो वाला हाइड्रोकार्बन। अब कौन कौन है? C2H6 एल्केन है, इन दोनों फॉर्मूले में नहीं आता। इसका फॉर्मूला देखोगे तो CnH2n+2 फॉलो कर रहा है, मतलब एल्केन का फॉर्मूला, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है। C3H8 ये भी एल्केन है, प्रोपेन जिसका नाम है, ये भी CnH2n+2 वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, जो इन दोनों में से नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकता। C3H6 ये कर सकता है, ये एल्कीन है, प्रिसाइसली प्रोपीन, क्योंकि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन है, तो ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो दिस विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। C2H2 ये तो कर ही सकता है, ये भी बहुत अच्छे से कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इथाइन है। C2H2 CnH2n-2 ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, जहां n कुछ नहीं, कार्बन की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या। आप रखोगे तो आपको 2 रखोगे अगर आपको, तो C2H2 बन जाएगा, तो वो एल्काइन फैमिली का मेंबर होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। CH4 नहीं हो सकता क्योंकि ये मीथेन है, ये नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन कौन है जो एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं? सो C3H6 जिसका नाम है
प्रोपीन एंड C2H2 जिसका नाम है इथीन, सॉरी इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो इसका नाम है इथाइन। तो C3H6 प्रोपीन और C2H2 इथाइन, ये जो हैं ये दोनों दे कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। दे ऑल कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन कौन? C3H6 प्रोपीन एंड C2H2 इथाइन, ये दोनों एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सब जो थे वो एल्केन फैमिली के मेंबर थे। एल्केन मतलब CnH2n+2 जिसका जनरल फॉर्मूला है उसके मेंबर थे, तो ये परफॉर्म नहीं, ये सब नहीं कर सकते थे, सिर्फ ये दोनों एडिशन रिएक्शन कर सकते थे क्योंकि ये दोनों अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में ये है इथीन, सॉरी ये है प्रोपीन जो कि एल्कीन का मेंबर है, और ये है इथाइन जो कि एल्काइन फैमिली का मेंबर है। दोनों ही अनसैचुरेटेड है, जो अनसैचुरेटेड होगा वही एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया बहुत डिटेल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। मतलब भैया बटर और कुकिंग ऑयल के बीच में अंतर करना है, तो आपको यह देखना है कि बटर और कुकिंग ऑयल के बीच में केमिकली आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि तुमने खा लिया, ब्रेड पे लगाकर देख लिया और देख लिया कि तेल जैसा लग रहा है, कि घी जैसा लग रहा है, कि बटर जैसा लग रहा है। ये केमिकली इसको डिफरेंशिएट करना है बटर और कुकिंग ऑयल में। तो अब मैं आपको बता देता हूं, देखो जो बटर है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बटर जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो कुकिंग ऑयल है वो आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो वो आपका क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब स्टूडेंट हमने देखा कि जो बटर है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो कुकिंग ऑयल है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आप कुकिंग ऑयल को, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, और उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये वाला, ये आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो विद अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विद अ सुइटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो आपका कुकिंग ऑयल है उसको आप, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग सुइटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अल्कलाइन KMnO4। कौन? अल्कलाइन KMnO4। तो ये जो अल्कलाइन KMnO4 है, इसकी खास बात यह है कि इसका खुद का कलर जो होता है वो पिंक होता है। कौन सा कलर होता है? पिंक कलर इसके सॉल्यूशन का। और जब ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि यहां पर किसको करेगा? कुकिंग ऑयल को। तो कुकिंग ऑयल को जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो ये अपना पिंक कलर को डिसअपियर कर लेगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और कुकिंग ऑयल को ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद का जो पिंक कलर था उस पिंक कलर को ये डिसअपियर कर देगा। तो ये पिंक कलर अल्कलाइन KMnO4 का डिसअपियर हो जाएगा जब ये कुकिंग ऑयल के प्रेजेंस में आएगा, क्योंकि कुकिंग ऑयल को ये ऑक्सीडाइज कर चुका होगा। ये पिंक कलर बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं होगा जब ये बटर के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि बटर ऑलरेडी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं देगा, यानी कि अल्कलाइन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो अल्कलाइन KMnO4 अपना रिटेन रखेगा कलर जो उसके सॉल्यूशन का, जो ऑलरेडी उसका पिंक कलर है उसको रिटेन रखेगा। लेकिन
जब कुकिंग ऑयल के प्रेजेंस में आएगा तो कुकिंग ऑयल बीइंग अनसैचुरेटेड अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगी, और ऑक्सीडाइज करने के दौरान एल्कलाइन KMnO4 अपना पिंक कलर डिसअपियर करेगा। तो आपको इस डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर से पता चल जाएगा कि भैया ये कुकिंग ऑयल है, और अगर नहीं डिसअपियर कर रहा तो वो बटर है। तो ये केमिकल डिफरेंस आप पता कर सकते हो कुकिंग ऑयल और बटर के बीच में। स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कुकिंग और बटर ऑयल के बीच में, कुकिंग ऑयल और बटर के बीच में कि वो केमिकली कैसे डिफरेंस करते हैं। अब आ गए सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप के क्लीनिंग एक्शन को एक्सप्लेन करिए। हालांकि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का पूरा वीडियो सोप एंड डिटर्जेंट्स में मैंने एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन किया है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को, फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं। सोप के बारे में अगर कोई बात करे तो सोप के बारे में क्लीनिंग एक्शन में सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि सोप जो है वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन से मैन्युफैक्चर होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन by saponification reaction and contains long chain of hydrocarbons and contains long chain of hydrocarbons। ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये लॉन्ग चेन दो तरीके के पोल्स रखती है, बाइपोलर होती है। मतलब इस चेन के पास दो तरीके के पोल्स होते हैं, जैसे कि आपने ये कार्बन की चेन है, ये जो जिगजैग में बना रहा हूं ये झुंझुनी टाइप की दिख रही है, ये जो झुंझुनी बनाई है मैंने ये एक्चुअली कार्बन है। मतलब यहां पर हर दो लाइन जहां मिल रही है वहां एक कार्बन है, और यहां पर कॉर्नर पे लिख दिया O-, क्योंकि एक्चुअली इसके पास क्या होंगे, फॉर्मूला बता देता हूं। दिस इज बेसिकली C17H35COONA, ये होगा सॉल्ट। तो C17H35 मतलब 17 कार्बन है, तो ये 17 कार्बन है, और जैसे ही पानी में जाएंगे तो ये कैटायन Na+ डिसोसिएट होगा और ये एनायन O- बनेगा, तो ये O- यहां पर लिखा है। ये वाला एंड जो है O- का, दिस इज कॉल्ड पोलर एंड, जो पानी को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस विल बी द पोलर एंड, जो वाटर अट्रैक्टिंग होगा, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोफिलिक एंड। ये हाइड्रोफिलिक हो गया। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब उससे अट्रैक्शन। और क्यों पानी इस पर अट्रैक्ट कर रहा है बच्चों? क्योंकि इस वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज है और पानी भी पोलर नेचर का है। पानी के पास भी चार्जेस आते हैं, तो कहते हैं केमिस्ट्री में जो चार्जेस वाली चीजें होती हैं वो चार्जेस वाली चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। पोलर में डिसॉल्व होता है, तो पानी क्योंकि पोलर है और ये एंड भी पोलर है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। पोलर मतलब पोल्स। पोल्स केमिस्ट्री में क्या होते हैं? चार्जेस। ज्योग्राफी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, केमिस्ट्री में वही चीज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये पोल्स हो गए, जो चार्ज आ गया इसके पास, तो इस पर पानी अट्रैक्ट करेगा। जबकि इसका एक और एंड है, ये वाला एंड, यहां कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है यहां पर, मतलब ये 17 कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उसका आखिरी कार्बन है ये, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई पोल्स नहीं आते, तो ये वाला एंड जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पोलर एंड। तो ये जो एंड है ये नॉन पोलर एंड हो गया, और नॉन पोलर है तो वाटर को रिपेल करेगा, मतलब इस पे वाटर अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो इट विल बी वाटर रिपेलिंग एंड। So it will be water repelling end, जिसको आप हाइड्रोफोबिक एंड भी बोल सकते हो, हाइड्रोफोबिक एंड। तो ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब रिपल्शन, डर। कहते हैं ना बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। एक हाइटोफोबिया भी होती है, हाइट से किसी को डर लगे तो उसको हाइटोफोबिया होता है। तो ये फोबिया मतलब डर या रिपल्शन या नफरत या कुछ ऐसी चीजें जो दूर
करती हैं, दूर चीजों को समझाती हैं, तो ये फोबिक हो गया। अब क्या होता है, जैसे ही आप इनको पानी में डालते हो, ये सोप की चेन आती है, पानी में टूट जाती है, और ऐसी कई चेन्स वहां पर पानी में बनती हैं। अब सारी चेन्स में नेगेटिव हो गए एक एंड पे, तो सारे नेगेटिव एंड एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपने आप को एक क्लस्टर के फॉर्म में बना लेंगे। क्लस्टर कैसा होगा, देखो क्लस्टर बताता हूं। तो क्या होगा, ये एक झुंझुनी बनी जिसका O माइनस अपोजिट चला गया, ये एक और झुंझुनी बनी जिसका O माइनस अपोजिट चला गया, ये एक और झुंझुनी बनी जिसका O माइनस अपोजिट चला गया, ये एक और झुंझुनी बनी जिसका O माइनस अपोजिट चला गया, ये एक और झुंझुनी बनी जिसका O माइनस अपोजिट चला गया। ये सारी झुंझुनी मैंने ऐसी बनाई है कि सबके नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अलग हैं। सबके जो नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं वो देखो अलग दिख रहे हैं, तो ये सबके क्या हैं, नेगेटिव चार्जेस हो गए। सो दीज विल बी द नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। सो दीज विल बी द नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। और O नेगेटिव एकदम रिपेल कर करके सब बाहर चले आ जाएंगे, और सबके जो पोलर एंड है वो अपोजिट चले गए, लेकिन जो सबके जो नॉन पोलर एंड है वो एक तरफ आ गए, ये आ गए नॉन पोलर एंड। और नॉन पोलर एंड में पानी नहीं चिपकता, तो फिर ऑयल और डर्ट चिपकती है। जो हमारे कपड़ों में या हमारे शरीर पे गंदगी है ऑयल और डर्ट के फॉर्म में, वो नॉन पोलर होती है, तो वो इस एंड पे चिपकेगी जहां पानी नहीं चिपकेगा, और यहां पानी चिपकेगा पोलर एंड पे जहां गंदगी नहीं चिपकेगी। तो गंदगी और पानी दो अलग अलग जगह चिपक रहे हैं, तो भैया यहां पर पूरी जो गंदगी थी वो बीच में ऐसे ट्रैप हो जाएगी। तो ये जो गंदगी है वो बीच में ऐसे ट्रैप हो जाएगी, यहां पर बीच में ट्रैप होगी। मतलब इसके बीच में कौन होगा, ऑयल या डर्ट, ये इसके बीच में ट्रैप होगा। और ऐसे ये क्लस्टर बहुत सारे बना लेंगे। जैसे ये एक क्लस्टर बन गया, ऐसे क्लस्टर बहुत सारे होंगे। एक क्लस्टर ये रहा, ये क्लस्टर बन गया, ऐसा एक और क्लस्टर यहां बन गया, ऐसा एक क्लस्टर यहां बन गया, ऐसे बहुत सारे क्लस्टर जगह जगह बन जाएंगे। इन क्लस्टर को बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं इनको, मिशेल। और ऐसे कई मिशेल आ जाएंगे जो सरफेस पर दिखेंगे आपको, जिसको आप झाग समझ सकते हो। जब आप साबुन से कोई भी चीज वॉश करते हो, हाथ धोते हो या आप कपड़े धोते हो, तो देखते हो कि बहुत सारा झाग बन जाता है। उस झाग को आप मिशेल बोलते हो। छोटे छोटे से उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स ऐसे होते हैं जो मिशेल के होते हैं। अब क्या करते हो, ये मिशेल के क्लस्टर जैसे कपड़े धो रहे हो तो कपड़े के सरफेस पर आ जाएंगे। अब आपको इनको अलग करना, मतलब इनको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये ऑयल डर्ट अलग चली जाए और ये वाला एंड अलग हो जाए। क्यों, क्योंकि ये एंड हमारा पानी से चिपका हुआ है। तो अब आप इस क्लस्टर को तोड़ने की कोशिश करोगे, मतलब आप चाहते हो ये बीच से कहीं टूट जाए, ऐसा टूट जाए। तो इसके लिए या तो इसको घुमाओगे, कहां घूमती है ये चीजें, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में देखना, वो आधा रोटेशन क्लॉकवाइज आधा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसे घूमते रहते हैं। क्यों, पूरा काम इस क्लस्टर को तोड़ने के लिए करते हैं। या फिर धोबी घाट पे आपने देखा होगा, कपड़े लेकर वो पत्थर पे पीटते रहते हैं। उनका भी पर्पस वही रहता है कि इस क्लस्टर को तोड़ दें, इस मिशेल को तोड़ दें। क्योंकि ऑयल डर्ट अलग हो जाएगी, पानी पानी अलग हो जाएगा, सरफेस से दोनों चीजें अलग होंगी। हमारे सरफेस से जो गंदगी है, जो क्लोथ के सरफेस से गंदगी है, वो अलग निकल जाएगी इस क्लस्टर के साथ, और हमारे कपड़े वहां पर साफ पानी के साथ निकलकर बाहर आ जाएंगे। या फिर आप घर में देखोगे, कोई भी अगर आपके यहाँ मेड है या फिर कोई अगर आपके घर के फैमिली मेंबर में कपड़े धोते हैं, तो उनको देखना वो मोगरी से पीटते रहते हैं कपड़े। क्यों पीटते हैं, क्योंकि वो मिशेल को अलग करना चाहते हैं, जो ऑयल डर्ट लेकर अलग चला जाएगा। मिशेल तोड़ना चाहते हैं, जो ऑयल डर्ट लेकर एक पार्ट अलग चला जाएगा और दूसरा पार्ट साफ कपड़े लेकर पानी के साथ निकलकर बाहर आ जाएगा। ये होता है क्लीनिंग एक्शन, और इसे बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसमें मिशेल का फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा क्लीनिंग एक्शन और मिशेल का फॉर्मेशन, और मिशेल फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो सोप के क्लीनिंग एक्शन में आता है। ये मिशेल फॉर्मेशन आपको हार्ड वाटर में नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि हार्ड वाटर में हम देख चुके हैं कि जो सोप होता है वो नमक बना लेता है, जो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, और नीचे जाकर वो नमक का प्रेसिपिटेट यानी कि नमक की कीचड़ बना लेगा। उसी नमक की, साबुन के नमक की कीचड़ बना लेगा, जिसको आप स्कम बोलते हो हार्ड वाटर में। तो फिर हार्ड वाटर में नमक नीचे बैठ गया तो फिर पानी के अंदर घुला नहीं, और जब तक पानी के अंदर घुलेगा नहीं तब तक ये मिशेल बनेगा नहीं, और जब तक मिशेल बनेगा नहीं तब तक वो क्लीनिंग एक्शन दिखा नहीं पाएगा।
तो फिर आपको क्लीनिंग एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। किसमें? हार्ड वाटर में। किसका? सोप का। डिटर्जेंट को फर्क नहीं पड़ता, डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में अच्छा काम करता है। तो ये था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने चैप्टर 4 कार्बन्स कंपाउंड्स में डिटेल में डिस्कस करे हैं। जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करें, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के बाद एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching us. Stay connected, stay educated, take care.